बसवदा नाम के गांव में शशि और मुकी नाम के दो सौतेली बहन अपनी बूढ़ी माँ बिंदी के साथ रहती थी। बिंदी मुकी की सौतेली माँ थी, लेकिन वो दोनों में कभी फर्क नहीं करती थी। शशि बाहर नहीं दिखाती थी, लेकिन उसे अंदर कहीं ना कहीं सौतेली बहन वाली सोचती थी। शशि और मुखी जंगल से लकड़ियाँ लेकर आते थे और बिंदी उन लकड़ियों की टोकरियाँ बनाती थी। बिंदी बूढ़ी होने की वजह से उसकी नजर कमजोर हो जाती है और वो टोकरियाँ नहीं बना पाती। शशि को सिर्फ जंगल से लकड़ियाँ लाने से मतलब था, उसे टोकरी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। मुखी जंगल से लकड़ियाँ लाने के बाद रोज अपनी माँ की मदद करती थी, इसीलिए वो टोकरियाँ बनाना अच्छे से जानती है। माँ अब टोकरियाँ नहीं बना पा रही है। आज से मैं टोकरियाँ बनाती हूँ। तुम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। मैं अकेली कहीं नहीं जाने वाली हूँ। दोनों साथ में जाएंगे। लौटने के बाद तुम टोकरियाँ बना लेना। मुखी के पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप अपनी बहन के साथ चली जाती है। मुखी घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजारने के बाद काम के दबाव की वजह से मुखी की तबीयत खराब हो जाती है। शशि, मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आज लकड़ियाँ लाने के लिए नहीं आ सकती। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, वरना मैं नहीं जाने वाली हूँ। दोनों जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके लौट रहे होते हैं कि शशि के पैर में कांटा चुभता है। शशि को उतना दर्द नहीं हो रहा था जितना वो नाटक कर रही थी। लगता है चल नहीं पाऊंगी। मेरे लकड़ियाँ को भी अब तुम्हें ही उठाकर चलना पड़ेगा। मुखी पहले से ही बीमार थी, ऊपर से इतने सारे लकड़ियाँ उसके सर पर। वो 4 कदम चलते ही कमजोरी की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। शशि उसे देखकर डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वहां से उनकी पहचान का एक बैलगाड़ी वाला गुजरता हुआ नजर आता है। शशि उसकी मदद से मुखी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। जैसे ही ये बात बिंदी को पता चलती है, वो भी झट से अस्पताल पहुंचती है। 2 से 4 घंटे आईसीयू में रखने के बाद डॉक्टर साहब बाहर आकर कहते हैं, सर पर गहरी चोट लगने की वजह से लड़की कोमा में चली गई है। हम जो कर सकते हैं वो हमने किया। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। बिंदी बिना सोचे अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए जमा किए हुए सारे पैसे मुखी को अस्पताल में दिखाने के लिए खर्च कर देती है। देखते देखते दिन गुजारते जाते हैं और पैसे खत्म होने लगते हैं। शशि जैसे तैसे करके दिन में 1-2 टोकरियां बना सीख लेती है। टोकरियां बनाते शशि को हर वो बात याद आती है जो वो मुखी के बारे में अपनी माँ से कहती थी। बिंदी टोकरियां बना रही है। माँ, मुकी मुझे फिर से सौतेली बहन कहकर सता रही है। अब हमेशा ऐसे ही करती हो। बिंदी टोकरियां बना रही है, शशि लकड़ियां उठाकर ला रही है।
माँ, मुखी। बिंदी मुखी को बहुत पीटती है। तुम्हारे जाने के बाद पता चला रहा है कि तुम हमारे लिए क्या थी मेरी बहन। शशि ये सोच कर रही होती है, पीछे से एक आवाज आती है। शशि? शशि को शायद जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी हुई थी अपनी बहन को देखकर। शशि अपनी बहन से माफी मांगती है। मुखी उसे माफ भी कर देती है। दोनों बहनों को एक साथ देखकर बिंदी भी काफी खुश होती है। आगे से दोनों बहन सारा काम मिलजुल कर करने लगी थी और खुशी से रहने लगते हैं। देखो बच्चों, इंसान को किसी भी चीज कद्र तब तक नहीं होती जब तक कि वो उससे दूर ना चली जाए। एक गांव में बलवीर कहकर एक कब्जा करने वाला रहता था। वो गरीब झोपड़े में रहने वाले के ऊपर कभी एक नजर रखता था। वो झोपड़ों में रहने वाले काम पर जाने के बाद बलवीर एक बड़ा सा ट्रक पर एक रेडीमेड घर लेकर आता था। उनके झोपड़े के निकालकर वो रेडीमेड घर को वहां रखता था। शाम को वो लोग घर वापस आने के बाद वहां नया घर को देखकर हैरान हो जाते थे। बलवीर वो जगह उनका है और वहां घर बनाया कहकर नकली डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर उनको वहां से भगा देता है। उसी गांव में रमेश और कावेरी कहकर एक उगल रहते थे। उनको बबलू कहकर एक बेटा है। रमेश और कावेरी हर दिन मेहनत करके एक जगह को खरीदकर उधर एक झोपड़ा बनाकर रहने लगे। उस जगह में एक अच्छा सा घर बनाने का उसका सपना है। एक दिन रमेश और कावेरी काम पर गए थे और बबलू स्कूल गया था। इतने में बलवीर ट्रक में एक रेडीमेड घर बनाकर ले आया। उनके झोपड़े को निकालकर उधर उस जगह में वो घर ला गया और उस घर को बलवीर निलय कहकर एक बोर्ड भी लगाया। वे तीनों शाम के वापस आकर उस नया घर को वहां देखकर हैरान हो गए थे। तब रमेश बलवीर से, ये क्या है? हमारी जगह में अभी के अभी ये घर कैसे बन गई है? सब उलझन में है। पहले आप कौन हो ये बताओ। मैं कौन पूछते हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या बोर्ड के ऊपर मेरा नाम? मैं इस घर का मालिक हूँ। और क्या कहा ये जगह तुम्हारा है? कब खरीदा तुमने? एक हफ्ते पहले ही खरीदा सर। काली जगह को ही खरीदा है ना? हाँ सर, काली जगह ही खरीदा और परसों को ही इधर एक झोपड़ा बनाया। सुबह तक हम यही थे सर। बहुत हो गया है तमाशा। तो शाम तक मैं इस घर बनाया समझते हो क्या? मैं इस जगह को 2 साल पहले ही खरीदा था और 1 साल बहुत मुश्किल से इस घर को बनाया। मालूम है सर, जरूर कुछ धोखा हुआ है। मेरे पास इस घर के कागज भी है। मैं कोर्ट जाऊंगा। हाँ जाओ जाओ, कौन तुम्हें रोक रहे हैं? मेरे पास भी सही डॉक्यूमेंट्स है। कोर्ट हमेशा
घर बनाने वालों की पक्ष निर्णय देता है। और तो केस खत्म होने के लिए कम से कम 10 साल लगेंगे। मालूम है, इतने में वकील का फीस, कोर्ट का सागन और आने जाने के लिए सब मिलकर कम से कम 10 लाख रुपए तक खर्चा होंगे। मैं तो खर्चा कर सकता हूँ, क्या तुम खर्चा कर पाओगे? इसीलिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ। चुपचाप इस कागजों के ऊपर हस्ताक्षर करके चले जाओ। मुझे इतनी जल्दी नहीं है। तुम तुम्हारे परिवार सब मिलकर सोचकर जवाब दो। वे कुछ नहीं कर सके और उधार से चले गए। उस रात को गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे गुजारने लगे। सुनिए जी, हम जिंदगी भर बहुत मेहनत करके 50 लाख रुपए देकर वो जगह खरीद लिया। वो आदमी आपसे जो प्रस्ताव किए वो 1 लाख के लिए राजी मत होना। हम कोर्ट जाकर इंसाफ पूछेंगे। उन्हें जो बोला वो सच है कावेरी। ये सब मुफ्त में नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत खर्चा होगा। अब हमारे पास झोपड़ा बनाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब हम काम छोड़कर ये कोर्ट के चक्कर में पड़ेंगे तो खाने के लिए भी पैसे नहीं मिलेंगे हमें। ऊपर से वकील के फीस कैसे भरेंगे? इसीलिए वो 1 लाख रुपए लेना ही अच्छा होगा। कम से कम बच्चा का फीस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तब कावेरी बहुत रोने लगी। ये सब उधर बबलू ने सुन लिया। अगले दिन बबलू ने स्कूल गया। स्कूल के आगे सागर कहकर एक आदमी हवा में उड़ने वाली हीलियम बैलून्स को बेच रहा था। वो बच्चों को हीलियम बैलून्स कैसे उड़ते हैं दिखा रहा था। एक बैलून को हवा में छोड़ा और ये बैलून हवा में उड़ते हुए बहुत दूर चला गया था। वो देखकर सब बजे तालियां बजाने लगा। तब बबलू को एक विचार आया। तब बबलू सागर के पास जाकर, अंकल, एक रेडीमेड हाउस को आसमान में उड़ने के लिए कितने बैलून्स चाहिए? या तुम क्या पूछ रहे हो बेटा? घर को उठाना है तो कम से कम 10,000 बैलून्स चाहिए होंगे। इनके लिए 1 लाख रुपए खर्चा होगा। तो अंकल, मैं आपको एक डील देता हूँ। हमको 500 यार्ड का जमीन है। इस जमीन को बलवीर नाम का एक गुंडा ने कब्जा किया था। अगर आप 1 लाख रुपए निवेश किए तो मैं आपको इसमें से 100 यार्ड का जमीन दिलाता हूँ। ऐसा आपको 10 लाख रुपए का जमीन मिलता है। वो बलवीर के बारे में तो मैं भी बहुत सुना था। उसको सबक सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। इतना ही नहीं, क्या मैं जिंदगी में घर बना सकता हूँ कहकर सोचा था, लेकिन तुम तो भगवान जैसे आकर मुझे ये मौका दिया। अब उस बलवीर को देखते हैं। चलो बेटा। उस रेडीमेड घर में बलवीर आराम से सो रहा था। यही समय सोचकर बबलू और सागर मिलकर उस घर के ऊपर 10,000 हीलियम बैलून्स को बांध देते। तब वो घर यूं ही ऐसे हवा में उड़ने लगा। वो दोनों जल्दी उस घर से खुले। वो घर ऐसे आसमान में उड़ने लगा। इतने में नींद से जगाकर बलवीर बाहर आकर देखा और हैरान हो गया। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये घर आसमान में कैसे उड़ रहा है? बचाइए, मुझे बचाइए, कोई मुझे बचाइए। ऐसे कहकर बलवीर चिल्लाने लगा। वो घर ऐसे उड़ते हुए गांव के ऊपर से जाने लगा। उस घर को और बलवीर को देखकर सब लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लगे। वो घर समुंदर पार करके जा रहा था। बर्फ के पहाड़ को भी पार करते हुए जा रहा था। विमान और हेलीकॉप्टर उनके बगल में से जाने लगे। बलवीर
डर के मारे कांप रहा था। वो घर ऐसे उड़ते ही बहुत दूर फाड़ कर यूं ही गायब हो गए। रमेश, कावेरी और उस गांव के लोग बबलू की विचार की बहुत प्रशंसा की। कुछ दिनों के बाद उस जगह में रमेश एक अच्छा सा घर बनाया। सागर भी एक छोटा सा घर बनाया। सब मिलजुल कर खुशी से जीने लगे।